MCQ नंबर 34 है द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस E एंड F। ठीक है, क्या होगी प्रोडक्ट E क्रॉस F इज, हमने बताना है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं E और F जो कि हमें पहले से गिवन है, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा। अब ये देखिए E और F हमें पहले से गिवन थे। E है आपके पास एक रो मैट्रिक्स 0 और -1 और F एक और मैट्रिक्स है -1 और 0। इसका ऑर्डर है आपके पास 1/2, 1 रो 2 कॉलम्स, और इसका ऑर्डर है 2/1। फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लीकेशन का कंफर्मेबल टेस्ट ये होता है कि फर्स्ट के कॉलम्स इक्वल हो सेकंड के रोज के, तो वो इक्वल हैं। फर्स्ट के कॉलम है आपके पास 2 और इस सेकंड की रोज 2 है, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन का बेटी क्या रूल होता है, वो कंफर्मेबल टेस्ट का रूल था जो अभी मैंने बोला, लेकिन मल्टीप्लीकेशन का रूल ये होता है कि आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपके पास सेकंड कॉलम भी है तो फिर आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो जितनी भी कॉलम्स होंगे आपने हर रो को उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर चूंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करवा देंगे। और उसका रूल क्या होता है, फर्स्ट एंट्री के से मल्टीप्लाई होती है, दरमियान में फॉर्मूले का प्लस, फिर सेकंड एंट्री सेकंड से मल्टीप्लाई होती है, अगर थर्ड होती है तो इसी तरह थर्ड से मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ चूंकि 2 ही एंट्रीज हैं, फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई हुई, दरमियान में हमेशा फॉर्मूले का प्लस, फिर सेकंड एंट्री सेकंड से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे भी मैं हमेशा वो जो माइनस का रूल बच्चों को बताती हूँ वो हमेशा आपने भी याद रखना है। जब भी कोई वैल्यू आपको माइनस में नजर आए, किसी तरह का भी क्वेश्चन है, हमेशा ब्रैकेट में लिखें। एरर के चांसेस यकीन करें ना होने के बराबर होंगे आपके। तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि 0 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर तो 0 ही आएगा। 0 + 0 0। तो यहाँ आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया डी। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताती हूँ। अभी हमने जो सीखा कि हम दो मैट्रिक्स के ऑर्डर से मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर बता सकते हैं। हम यहाँ पर उसको देखते हैं क्या ये बात एप्लीकेबल भी है, ये बस ऐसी बातें ही हैं। देखें इसको, इसका ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर है आपके पास 1/2 और इसका ऑर्डर क्या है आपके पास 2/1। अब मैंने आपको ये बताया था कि आपने क्या करना है, दरमियान वाली वैल्यू जो है वो स्किप हो जाएगी, ये वाली, और जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा ये एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो यानी कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होना चाहिए 1/1। अब हम चेक करते हैं क्या इसका ऑर्डर 1/1 है। प्लीज़ चेक करें इसको, ये देखें एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ गया ना 1/1। तो ये जो आपको मैंने एक ट्रिक बताई है ये हमेशा वर्क करेगी। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ ऑर्डर हो तो भी आप बता सकते हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इसको यूज भी करेंगे। MCQ नंबर 35 पर देखें, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ई स्क्वायर। अब ई स्क्वायर से क्या मुराद है, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है बेटे, स्क्वायर का मतलब होता है इट सेल्फ मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब ये है ई के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन भी हैं, ये चारों ऑप्शन है। अब ई स्क्वायर मीन्स ई मल्टीप्लाई बाय ई विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब वो भी देख लेते हैं ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। बिकॉज इन मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अभी हमने डिस्कस किया कि ये कंफर्मेबल टेस्ट है फॉर मल्टीप्लीकेशन, विच इज नॉट ट्रू ऑफ ई क्रॉस ई। अब ई का क्या था आपके पास, ई मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कर लेते हैं क्या है हमारे पास। ई मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास जी 1/2। अब जब हम इसको एक और 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दोनों नंबर सेम नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड सेम नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है तो उसका इनवर्स कैसे आएगा। अच्छा, इनवर्स पूछा हुआ था हमसे। दोबारा इसको जरा देख लें। जब मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है तो फिर इनवर्स भी नहीं आ सकता। ठीक है, हमने पहले क्या करना था, हमने ई को इससे मल्टीप्लाई करवाना था और फिर उसका इनवर्स भी लेना था। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब आता ना जब ये मल्टीप्लाई हो जाता और फिर हम उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सारा फॉर्मूला अप्लाई करते।
तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 36, द मैट्रिक्स। अभी हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है, यानी 3 रोज और 3 कॉलम है। 3x3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 इज आ और एन, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 36, द मैट्रिक्स। ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है हमारे पास, यानी 3 रोज और 3 कॉलम, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। 0 0 1 0 1 0 1 0 0 इज आ और एन, ये क्या है? ये क्या हो सकता है ये मैट्रिक्स? ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, या डायगोनल मैट्रिक्स है? अब हम इन सारी जो ये चारों हमारे मैट्रिक्स हैं, इनकी डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। क्या है ये सारी इनकी डेफिनेशंस क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स जो पहले तो स्क्वायर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या मुराद है मैं आपको बता देती हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स बेटे ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी रोज और कॉलम्स इक्वल हो, यानी अगर 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम हो, 1 रो है तो 1 कॉलम हो, 3 रोज हैं तो 3 कॉलम हो, ऐसे इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आप इसको स्क्वायर से भी याद रख सकते हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं ना, इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स में भी रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। A square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero. डायगोनल मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज, और वो सारी एंट्रीज जो नॉन डायगोनल हैं, जो डायगोनल नहीं बना रही, वो मस्ट भी है कि वो जीरो हो। और इसकी एग्जांपल भी मैंने दी हुई है, ये देखें, आप ये देख रहे हैं, ये डायगोनल होता है, ये आपके पास मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे डायगोनल बन रहा होता है। याद रखिएगा, जब भी डायगोनल की बात हो तो मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल ही की बात हो रही होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे डायगोनल बन रहा होता है। और अदर देन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो मस्ट भी जीरो हों, तो ही हम कहते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये मैंने 1-2 एग्जांपल इसकी लिख दी हैं। अब यहाँ पर देखें, आपके पास 2 एंट्रीज नॉन जीरो हैं, बट 1 एंट्री जीरो भी है। इसी तरह यहाँ 1 की जगह भी जीरो होता तो भी ये डायगोनल ही रहता। सिर्फ एक एंट्री इन तीनों में से नॉन जीरो होनी चाहिए, लेकिन रिमेनिंग सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, तो ही वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये तो डायगोनल मैट्रिक्स की हमारे पास डेफिनेशन थी। अब आगे चलते हैं, और क्या क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी मैंने जैसे आपको बताया, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड टू इट्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल हों तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि ये देखें, ये 2 रोज 2 कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम, इसी तरह 1 रो 1 कॉलम, तो ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स में भी रोज और कॉलम्स जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी, हाँ जी, स्केलर मैट्रिक्स को देखते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अभी हमने सीखा कि डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास डायगोनल बन रहा होता है, वही आपका डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल कहलाता है। वो तो सेम हो, और ये अदर देन डायगोनल एंट्रीज तो जीरो होंगी, क्योंकि वही डायगोनल, एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या ज़रूरी है, वो क्या क्या हो, वो पहले डायगोनल हो, और फिर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी सेम हो, अदर देन 1 एंड 0। 1 और 0 नहीं हो सकती, 1 होगी तो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, और अगर ये सारे के जो हैं वो 0 हो जाएंगे तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अदर देन 1 एंड 0, अगर सारी एंट्रीज सेम हो, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ये मैंने इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल हो गया, स्केलर हो गया, और अब यूनिट मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। अगर वही सारी डायगोनल एंट्रीज, अब देखें ये सेम है लेकिन 1 है, इसलिए मैंने बताया था स्केलर मैट्रिक्स में अदर देन 1 और 0, अगर के वैल्यूज सेम हो तो वो स्केलर होगा, क्योंकि अगर ये सारी वैल्यूज 1 हो जाए तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक हो गया। अब हमने देखना है यहाँ पर क्या आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं है। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो मेन डायगोनल है, ये देखिए ये मेन डायगोनल है, इसकी तो चलें ठीक है, एक आपके पास नॉन जीरो एंट्री आ गई, लेकिन जो अदर देन डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो ना हुआ। हमें तो ये कहा गया था डायगोनल मैट्रिक्स में अदर देन डायगोनल एंट्रीज जो है वो मस्ट भी 0 हो,
तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं हुआ। जब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हुआ तो ना तो ये स्केलर ना ये आपके पास आ सकता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि वो पहले डायगोनल हो, इसलिए ये ना स्केलर है ना यूनिट है। ठीक है, और डायगोनल तो है ही नहीं, तो ये तीनों ही नहीं है, तो बचा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो। नंबर ऑफ रोज हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की जो है आपके पास कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट्स नॉट अ डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। एमसीक्यू नंबर 37 की तरफ आते हैं। इफ द मैट्रिक्स ए माइनस ए बी इज अ सिंगुलर, अगर ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है देन द कंडीशन विल बी। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन इनमें से करेक्ट होगी? ये 4 ऑप्शंस में 4 कंडीशंस दी हुई है, इनमें से कौन सी करेक्ट कंडीशन होगी? इन अ सिंगुलर मैट्रिक्स का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द डायगोनल एंट्रीज। सबसे पहले हम इन डायगोनल एंट्रीज को 0 मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम अदर देन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में आता है माइनस का साइन। ठीक है, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द डायगोनल एंट्रीज, देन प्लेस द माइनस साइन एंड देन मल्टीप्लाई द अदर डायगोनल वैल्यूज। जो दूसरा डायगोनल बन रहा है उनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो माइनस ए बी हो गया। ये माइनस ए बी जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस ए बी हो गया। तो ए बी और ए बी कितने हो गए? 2ab। और 0 के इक्वल क्यों है? क्योंकि हमें गिवन है कंडीशन कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। तो 2ab इज इक्वल टू 0, तो ab इज इक्वल टू 0। तो ये बी ऑप्शन आएगा आपके पास करेक्ट ऑप्शन ऑफ एमसीक्यू नंबर 37। और डिटर्मिनेंट को हम इस तरह भी शो करते हैं। अगर इस मैट्रिक्स का कोई नाम होता, फॉर एग्जांपल अगर ये होता ए मैट्रिक्स, तो ये बी बी, तो हम कहते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये जो मॉड्स होते हैं ये डिटर्मिनेंट को शो करते हैं। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 38 को देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 38, इफ अ मैट्रिक्स इक्वेशन, अगर आपके पास एक इक्वेशन है 3x माइनस 6 3 0 1 मैट्रिक्स इक्वल है किसी नल मैट्रिक्स के 0 0 0 0, देन द मैट्रिक्स x विल बी। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके पास कि एक मैट्रिक्स की ही आपने वैल्यू पूरे मैट्रिक्स की ही फाइंड आउट करनी हो। सिंपल सा है, अगर यहाँ पे वैल्यू माइनस हो रही है तो दूसरी तरफ जाके वो मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो रहा है तो वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। रूल्स इक्वेशन वाले यूज होंगे लेकिन होंगे मैट्रिक्स। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। हम लिख लेते हैं ये अपना क्वेश्चन, 3x माइनस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब ये यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। इसमें जो आपने जहन में रखनी है बात और जो हमेशा याद रखनी है, इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए भी और मैट्रिक्स को सॉल्व करते हुए भी, देखें ये नल मैट्रिक्स पहले से मौजूद था, ये वाला मैट्रिक्स उठ के इधर गया है। ठीक है, ये मैट्रिक्स उठ के इधर गया है, इसने बाद में ही लिखा जाना है। तो जहाँ बच्चे बाज़ को कंफ्यूज होते हैं या जो गलती कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं, वो ये वाले मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिख लेंगे। इक्वेशंस जो होती हैं हमारे पास सॉल्व करते तब भी ये गलती कर रहे होते हैं और इनके साथ भी ये गलती करते हैं। इससे ना साइन में फ़र्क आ जाता है। प्लस हो रहे हैं तो फिर तो इतना चेंज नहीं आता, लेकिन माइनस में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है, बिल्कुल ही चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए आपने अपनी आदत ये बना लेनी है, जो पहले से चीज़ मौजूद है वो वहीं रहेगी, जो बाद में गई है उसने बाद में ही लिखा जाना है। तो चूँकि ये मैट्रिक्स वहाँ से दूसरी तरफ से उठकर आया है तो इसने बाद में ही आना है। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू, अब आपके पास आ गया 0 प्लस 6 0 प्लस 3 0 प्लस 0 और 0 प्लस 1। हमने हर एंट्री को उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री में ऐड कर दिया। तो ये 0 प्लस 6 6 आ गया, 0 प्लस 3 3 आ गया, 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 1 आ गया। तो 3x इक्वल आ गया इसके। अब 3 यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। दूसरी तरफ आएगा तो हर एंट्री के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ बाय डिवाइडिंग ईच एंट्री बाय 3, अब ये जो कि 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके हर एंट्री के साथ डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 3 3 डिवाइडेड बाय 3 0 डिवाइडेड बाय 3 1 डिवाइडेड बाय 3। तो जो आपके पास आंसर आया 3 2 6, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग ऑल्सो 0, 3 डिवाइडेड बाय 3 1 1 डिवाइडेड बाय 3 1 बाय 3। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है, यानी एक्स मैट्रिक्स इसके इक्वल है। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 39, द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। अब हमने बताना है कि इससे मैट्रिक्स इक्वेशन हम किस तरह बना सकते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन बनाने के लिए ऑर्डर मैटर करता है। जब आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को देखना है, अपनी पेयर ऑफ इक्वेशंस को देखना है, तो उसका ऑर्डर इस तरह होना चाहिए कि पहले x फिर y और इक्वालिटी के बाद कांस्टेंट।
तो पहले अगर आपकी इक्वेशंस ऑर्डर में नहीं है तो पहले आप उनको ऑर्डर में लिखेंगे, रीराइट करेंगे और फिर आप उनसे मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। इसके बाद जो लिखने का तरीका है वो क्या होता है, आपने एक्स का जो है कोफिशिएंट लेना है फर्स्ट एंट्री के तौर पे, फिर वाई का कोफिशिएंट लेना है सेकंड एंट्री के तौर पर, फिर यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट लेना है वहां पर थर्ड एंट्री के तौर पर, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास, ये R1 हो जाएगा और ये R2। R2 में जो x का कोफिशिएंट है वो 0 है और y का कोफिशिएंट है +1। इक्वालिटी के बाद जो है कांस्टेंट टर्म जो है वो 3 और -1। इसको देख लेते हैं हमने कैसे लिखा है इसको। हमने यूं लिख ली x - 2y = 3, 0x + y = -1। अब इनके कोफिशिएंट लिख लें। फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट आएंगे 1 और 0 और सेकंड कॉलम में आएंगे -2 और 1। अगर कॉलम वाइज करें तो पहला कॉलम x की कोफिशिएंट का, सेकंड कॉलम y के कोफिशिएंट का, फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है एक्स वाई कोफिशिएंट एक्स, जो जिनके हमने कोफिशिएंट लिए थे, ऊपर x नीचे y। और इक्वालिटी के बाद ये जो कांस्टेंट टर्म्स है एज इट इज लिख देंगे 3 और -1। फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म ऊपर और सेकंड जो इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म है वो नीचे। अगर आपके पास ये ऑर्डर चेंज हो, मिसाल के तौर पर ये 3 उधर गया हुआ है तो आप इसको इधर लेकर आएंगे। अब -3 नहीं लिखेंगे, अगर ये उधर होगा तो ये -3 होगा। पहले आप इसको इक्वालिटी के बाद इधर लेकर आएंगे और फिर यहाँ पर राइट करेंगे। ये भी इसी तरह, अगर ये -1 इधर होता +1 तो आपने यहाँ +1 नहीं लिखना था, इसको इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेकर आना था और फिर इस मैट्रिक्स में फॉर्म में लिखना था। तो ये टोटल आपके पास 3 मैट्रिक्स बनते हैं। पहला कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, दूसरे नंबर पर हम एक्स वाई मैट्रिक्स बनाते हैं और तीसरे नंबर पर हम इक्वालिटी के बाद कांस्टेंट टर्म्स का जो मैट्रिक्स है वो लिखते हैं। तो ये इसको लिखने का तरीका है। और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो हमारा बन रहा है ऑप्शन बी। MCQ नंबर 40 में हमें कहा गया है यूज द गिवन इन्फॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41। दो ट्रायंगल्स हमें नजर आ रही हैं, एक ट्रायंगल है EFG और एक ट्रायंगल है HIJ और ये कुछ इस तरह से बनी हुई है। यहाँ पर एंगल हमें G गिवन है 28, एंगल E गिवन है Y और एंगल F अभी नहीं गिवन। H एंगल है 66, I नहीं पता, J का भी नहीं पता। इन द गिवन डायग्राम ट्रायंगल EFG एंड ट्रायंगल HIG आर कॉन्ग्रुएंट। अगर तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, जो कि गिवन है हमें बात, ठीक है, ये दोनों, ये गिवन है बात कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है ये हर लिहाज से इक्वल है, साइज, शेप, एंगल, मेजरमेंट, हर चीज, ठीक है। इफ एंगल E इज इक्वल टू Y, अगर एंगल EY है देन द वैल्यू ऑफ Y विल बी, हमें इस Y की वैल्यू बतानी है। अगर तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी है, हमने ये जो फिगर है इसको नहीं देखना, क्योंकि ये हो सकता है फ्लिप हुई हुई और डिफरेंट तरह से आपको ट्रायंगल्स दी हुई हो। आपने यहाँ पर जाना है, आपने देखना है कि जो नाम दिया हुआ है ट्रायंगल EFG और ट्रायंगल HIG, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब हर लिहाज से इक्वल है, तो जो इसका फर्स्ट वर्टेक्स है E वो H के इक्वल होगा। जो सेकंड वाला F है, एंगल के हम बात करें, एंगल E एंगल H के इक्वल होगा, एंगल F एंगल I के और एंगल G एंगल J के। तो यहाँ से देखते हैं एंगल E किसके इक्वल है, एंगल H के। एंगल E और एंगल H आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर एंगल E और एंगल H आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी वैल्यूज क्या हुई, y की वैल्यू हो गई 66, ठीक है। गिवन है कि ट्रायंगल EFG कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल HIJ के। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं इट मीन्स कि EH के, FI के और GJ के इक्वल है। यहाँ से हमने कंडीशन ली ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 66 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए। इस तरह के क्वेश्चंस में आपने जो आपके पास ये गिवन कंडीशन होती है, यहाँ से आप साइड्स और एंगल का पता लगा सकते हैं। अगर आपको साइड का कहा जाता तो फर्स्ट EF HI साइड के इक्वल होता, FG IJ के इक्वल होता और EG HJ के इक्वल होता। तो यहाँ हम साइड्स भी बता सकते हैं और एंगल्स भी बता सकते हैं। अच्छा जी, 41 MCQ देखते हैं। द सम ऑफ द लेंथ FG एंड HG FG यानी कि ये वाली लेंथ और HJ ये दोनों लेंथ का हमने सम बताना है और ये ऑप्शंस दिए हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। दोनों ट्रायंगल्स की कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ से देख लेते हैं कि FG किसके इक्वल होगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो FG, ठीक है, FG यानी कि सेकेंड, यहाँ से ये FG IJ के इक्वल होगी। तो IJ की क्या वैल्यू है, H यूनिट, ठीक है। FG और IJ इक्वल होंगे और वो H यूनिट के इक्वल। और इसी तरह दूसरी हमसे जो लेंथ पूछी गई है वो कौन सी पूछी गई है, FG और IJ हमने बता दिया, HJ ये वाली लेंथ HJ। तो यहाँ से देखते हैं HJ किसके इक्वल है।
अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एच जे यानी कि फर्स्ट और थर्ड, इसके फर्स्ट और थर्ड के इक्वल होगी ई जी। ई जी की वैल्यू भी गिवन है एफ यूनिट, तो वो आपके पास एच जे और ई जी इक्वल है और वो है एफ यूनिट, यानी हमें सम बताना है तो इन दोनों का सम हो जाएगा एफ जी प्लस एच जे एच प्लस एफ यूनिट। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें हमने सिर्फ इतना सा किया कि हमने जो गिवन हमारे पास कंडीशन थी कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ से हमने पता लगाया कि कौन सा एंगल कौन से कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा और कौन सी साइड किस कॉरिस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगी। ये बहुत आसानी से हमें पता लग सकता है, लेकिन अगर हम इन ट्राइंगल्स को देखें तो हमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एरर आ सकता है, क्योंकि ये ट्राइंगल इस तरह बनी हुई है और ये दूसरी ट्राइंगल्स है तो कॉन्ग्रुएंट लेकिन ये फ्लिप करके दिखी हुई है। तो आपने ट्राइंगल्स को नहीं देखना है, आपने यहाँ पर के जो गिवन चीज़ है ना, इससे हमेशा एंगल और साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो यूँ हमारे पास एच प्लस एफ यूनिट ऑप्शन डी आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की हुई है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल ई एंगल एच के, एंगल एफ एंगल आई के, एंगल जी एंगल जे के इक्वल होगा। और अगर साइड्स की बात हो रही है जैसे कि इस वाले में था, तो फिर कैसे करेंगे हम, फिर मैं आपको बताती हूँ दोबारा, आप साइड का करके बताती हूँ। ये देखें ई एफ एच आई के इक्वल है और एफ जी चूंकि पूछा गया था मैंने इसी को मेंशन किया हुआ है। एफ जी साइड आई जे के इक्वल है, एफ जी ठीक है आई जे के इक्वल है, और वो आई जे क्या है एच यूनिट। और फिर ई जी साइड पूछी गई है तो ई जी साइड फर्स्ट और थर्ड है, यहाँ से भी फर्स्ट और थर्ड एच जे के इक्वल है। तो एच जे किसके है एफ जी के, तो ई जी के, ई जी क्या है आपके पास एफ यूनिट, तो ये भी एफ यूनिट। तो यूं हमने बता दिया कि कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स किस तरह इक्वल आई, जैसे यहाँ हमने कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रखे थे, यहाँ पर हमने कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में बताया कि वो किस तरह इक्वल आते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं।